साथियों नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि हम प्रतिदिन 25 साइंस के क्वेश्चन का हल डिस्कशन करते हैं, तो आज भी हमारा लक्ष्य होगा 25 क्वेश्चंस को फोड़ने की। तो करते हैं शुरुआत साथियों। देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोशिका के खाली स्थान में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। तो साथियों आपको पता है जो हमारा कोशिका होता है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरा का पूरा हमारा जो शरीर बना होता है वो कोशिकाओं से बना होता है। जिस प्रकार एक घर को बनाने के लिए एक एक ईंटें मिलकर एक घर का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में ऐसा होता है कि एक एक कोशिका मिलकर पूरे शरीर की रचना करते हैं। तो साथियों यहाँ पर बताया गया है क्वेश्चन में कि कोशिका के खाली स्थान में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा क्या? कोशिका द्रव्य। अब यहां पर साथियों होता क्या है? साथियों दरअसल हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है? ऊर्जा का उत्पादन करता है कौन? ग्लूकोज। ग्लूकोज जब ऊर्जा का उत्पादन करता है तो ये किस प्रकार करता है? साथियों इसके लिए, ऊर्जा के उत्पादन के लिए इस ग्लूकोज को दो अवस्था से गुजरना होता है। एक को कहते हैं साथियों ग्लाइकोलिसिस चक्र और एक को कहा जाता है क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलिसिस चक्र जो होता है ये हमारे शरीर में कोशिका के कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है, जबकि जो ऊर्जा का उत्पादन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो देखते हैं यहां पर हम थोड़ा सा ग्लूकोज से ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार होता है। तो देखिए यहां मान लीजिए कि ये C6H12O6 है, यहां पर ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज का जब साथियों अपघटन होगा तो सबसे पहले क्या बनेगा? ये पायरुविक एसिड में परिवर्तन होता है। अब इस पायरुविक एसिड में होगा क्या? तो साथियों जब पायरुविक एसिड होता है तो दरअसल इस पायरुविक एसिड का अपघटन अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। तो देखते हैं कि ईस्ट में क्या होता है। ईस्ट में क्या होगा? इस पायरुविक एसिड से साथियों क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा C2H5OH। साथ में साथियों एटीपी के रूप में यहां पर ऊर्जा उत्पन्न होगी, साथ में CO2 गैस। ये क्या होता है? ये बिना ऑक्सीजन के अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जबकि हमारे जो पेशियां हैं, वहां पर इस पायरुविक एसिड का क्या होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो ये बनता है साथियों लैक्टिक अम्ल। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। और साथ में साथियों यहां भी अल्प मात्रा में एनर्जी उत्पन्न होती है। उसके बाद ये जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में तो साथियों पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण रूप से विघटित होकर एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करती है, साथ में CO2 गैस और साथ में H2O का भी उत्पादन होता है साथियों। तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन कहां होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए साथियों माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा का जो भंडार है हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया ही है। अब यहां पर जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि पायरुविक एसिड का निर्माण कहां होता है, तो साथियों ये होता है पायरुविक एसिड का निर्माण कहां पर? साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य में। कहां पर? कोशिका द्रव्य में। और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस चक्र। इसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस चक्र, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं हम यहां आगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। क्वेश्चन क्या कहा गया है? तो देखिए क्वेश्चन कहा गया है कि साथियों जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर का जो निर्माण है उसमें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हम यूज करते आ रहे हैं उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे देखते हैं यह ओजोन के क्षरण के रोकने के लिए किस प्रकार सहायक होगा। तो ओजोन का क्षरण इसमें किस प्रकार सहायक होगा रोकने के लिए? तो हम देखते हैं यहां पर पहला ऑप्शन है हमारा, यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा। तो अगर से हम इस रेफ्रिजरेटर में CFC का यूज अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज नहीं करते तो सही में वो क्या करेगा? वो हमारे ओजोन परत के क्षरण को रोकेगा। तो हमारा सही उत्तर साथियों यही होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन, यह ऑक्सीजन अणुओं से CFC के उत्पादन को कम करेगा। इससे CFC ओजोन अणुओं को बदले जाएंगे। यह ऑक्सीजन के अणुओं के साथ ओजोन में बदलने में सहायक होगा। तो साथियों ये नहीं बल्कि यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा। यहां पर साथियों जो कम है यही हमारा बेस्ट आंसर होगा। अब साथियों होता क्या है? तो दरअसल
यहां पर होता क्या है, तो याद रखेंगे ये ओजोन परत है क्या। दरअसल साथियों हमारे वायुमंडल जो परतें हैं वहां पर समताप मंडल में पाया जाता है साथियों ओजोन परत। ये ओजोन परत है क्या, इस साथियों कोई परत नहीं है, इसे ओजोन परत इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि वहां पर जो ओजोन है, ओजोन अर्थात एक गैस है, एक जहरीली गैस है। ओजोन क्या किया है कि ओजोन सघन मात्रा में पाया जाता है, कहां पर, समताप मंडल में। तो साथियों इसीलिए इसे नाम क्या दे दिया हमने, ओजोन परत। ये ओजोन परत करता क्या है, तो ओजोन परत का कार्य होता है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करना, रोक लेना या सोख लेना, जिससे वो धरती पर ना पहुंचे। अगर से वो धरती पर पहुंच जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, शरीर में त्वचा कैंसर होने का खतरा होता है साथियों। इस स्थिति में विभिन्न जीवों को हानि भी पहुंच सकती है, मनुष्य भी प्रभावित हो सकता है, इसीलिए ओजोन परत हमारे लिए आवश्यक है। अब इस ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है तो देख लेते हैं। देखिए दरअसल ये जो अल्ट्रावायलेट किरण होते हैं, ये अल्ट्रावायलेट किरण क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को अलग अलग ऑक्सीजन में साथियों तोड़ देते हैं। कैसे करते हैं, अलग अलग ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। अब यहां पर जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन परमाणु के रूप में है, तो ये स्वतंत्र नहीं रह सकता, इसीलिए दूसरे ऑक्सीजन के अणु के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, O3 का निर्माण अर्थात ओजोन का निर्माण करता है। और इसी प्रकार ओजोन का बहुत जब ज्यादा मात्रा में गैस बन जाती है तो वहां पर ओजोन गैस का निर्माण हो जाता है, तो उसी को कहा जाता है ओजोन परत। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या क्या मसला है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में साथियों जो क्लोरीन होता है क्लोरीन जो होता है ओजोन को तोड़ता है और साथ में O2 और O में कन्वर्ट कर देता है, तो जिससे ओजोन परत क्या रहती है, ओजोन परत में छिन्नता या जो ओजोन परत का क्या होता है, क्षरण होता है। इस प्रकार साथियों जो रेफ्रिजरेटर है वहां पर CFC का यूज बंद कर दिया गया है। और इस CFC का उपयोग रेफ्रिजरेटर में क्यों करते हैं या एयर कंडीशनर में क्यों करते हैं, क्योंकि दरअसल एक प्रतिशक का कार्य करता है, प्रशीतक का कार्य करता है, अर्थात ये ठंडक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके लिए जो वर्ष 1987 में हमने क्या किए थे, वर्ष 1987 में एक प्रोटोकॉल लाए थे जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसमें पूर्णतया यूनेप के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा रेफ्रिजरेटर में CFC का यूज बंद कर दिया गया था और इसके बदले में एक नई गैस का निर्माण किया गया जिसका नाम है R32। और साथियों जो R32 गैस है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, अर्थात इन्वायरमेंट के अनुकूल है। तो इसलिए साथियों आप ये भी याद रखेंगे कि R32 क्या है, तो वर्तमान में जो नए रेफ्रिजरेटर है वहां पर यूज किया जाने वाला गैस है जो प्रशीतक का कार्य करता है। तो बढ़ते हैं साथियों आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल तत्वों खालिस्तान में से खालिस्तान तत्वों की खोज प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से की गई है। तो साथियों यहां पर केमिस्ट्री की बात है, तो देखते हैं, हम जानते हैं कि हमारे आवर्त सारणी जिसमें कुल 18 समूह और 7 आवर्त है, इनमें कुल तत्वों की संख्या है 118। 118 जब तत्व है तो उनमें से जो 94 तत्व है वो प्राकृतिक है, जबकि मानव निर्मित तत्वों की संख्या कितनी है साथियों, 24 है। तो यहां पर यही पूछा गया है जो 118 तत्व है वहां पर 118 तत्व, कुल 118 तत्व है और 24 को क्या गया है, बनाया गया है। ठीक है साथियों। और आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं, तो आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है मेंडलिफ नामक वैज्ञानिक को। और साथ में मेंडलिफ नामक वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी में अपना जो नियम कब दिया था, तो सन 1869 में दिया था साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर जो हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि 2 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना उत्पन्न होगा। तो साथियों यहां पर जो परिपथ है उसमें 2 ओम का प्रतिरोध बनाया गया है, साथ में उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें ज्ञात करना, क्या करना है, विभवांतर ज्ञात करना है, अर्थात वोल्टेज ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू IR, अर्थात क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो धारा और रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। तो मान रख दीजिए, बस कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और साथ में 2 ओम का प्रतिरोध है। तो साथियों यहाँ पर 10 वोल्ट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, 10। देखते हैं आगे, जनन में मूल घटना क्या होती है। तो साथियों जनन होता क्या है, तो यहां पर हम बताना चाहेंगे कि जो जनन है
जो जनन है ये दरअसल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है साथियों लैंगिक जनन, और एक होता है अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या होता है, तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में देखिए, जो लैंगिक जनन होता है इसमें युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। अब युग्मक क्या होते हैं, तो याद रखना युग्मक क्या होता है, तो युग्मक में जैसे मेल के लिए हो गया युग्मक, इसमें क्या बनेगा, शुक्राणु बनेगा, जबकि फीमेल में क्या बनेगा, अंडाणु बनते हैं। तो यही होते हैं युग्मक, अर्थात आप स्पर्म और ओवम को क्या कह सकते हैं, युग्मक कह सकते हैं। तो साथियों लैंगिक जनन में क्या होते हैं, तो युग्मक बनते हैं, जबकि जो अलैंगिक जनन होता है यहां पर किसी प्रकार का युग्मक नहीं बनता। लैंगिक जनन में क्या होते हैं, दो पेरेंट भाग लेते हैं, क्या साथियों, दो पेरेंट भाग लेते हैं, अर्थात एक नर होगा और एक मादा। जबकि जो अलैंगिक जनन है इसमें सिंगल पेरेंट होते हैं, क्या होते हैं, ये सिंगल पेरेंट होते हैं। जो लैंगिक जनन है इसमें चूंकि दो पेरेंट भाग ले रहे हैं, तो होने वाला जो संतान होगा, संतान इसमें क्या होगा, वेराइटी, इसमें क्या होगा, वेराइटी। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उस संतान की उत्पत्ति के लिए मादा और जो नर है उनमें अलग अलग डीएनए होंगे, और उन डीएनए का जब कॉम्बिनेशन होगा साथियों, तो जो उत्पत्ति संतान उत्पत्ति है उसमें एक नए गुण के साथ वो पैदा होगा या उत्पन्न होगा। जबकि इसमें क्या होते हैं, तो इसमें सिंगल पेरेंट साथियों, और इसमें क्या बनेगा, क्लोन बनते हैं, क्लोन बनते हैं, क्योंकि यहां पर सिंगल पेरेंट है, सेम टू सेम डीएनए की प्रतिकृति आ जाती है। साथ में यहां पर जो थोड़ी बहुत विभिन्नता आएगी वो डीएनए में त्रुटि के कारण होता है। साथ में अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन में याद रखना, और अलैंगिक जनन में क्या होता है, निषेचन होगा साथियों, क्या होगा, निषेचन होगा, जबकि अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होगा, यहां पर निषेचन नहीं होगा। अब जब एक ही सिंगल पेरेंट है तो निषेचन कहां से होगा साथियों, तो इस प्रकार ये प्रमुख जनन की अवस्थाएं हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो देखते हैं साथियों यहां पर, जो यदि कोई पदार्थ, यहां पर हमारा जो ऑप्शन था कि जनन में मूल घटना क्या होती है, तो डीएनए की प्रतिकृति, क्योंकि एक संतान जो हमें पैदा करना है या फिर जो माता पिता से संतान होगा उसमें क्या होगा, डीएनए की प्रतिकृति ही बनेगी। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं जब शरीर में एक कोशिका से दूसरे कोशिका बनता है तो उस स्थिति में भी डीएनए का प्रतिरूपण होता है। तो बढ़ते हैं आगे साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का त्याग करता है, साथियों यहां पर हाइड्रोजन का त्याग, देखिए हाइड्रोजन का त्याग, हाइड्रोजन का त्याग ये क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का त्याग जो कहलाता है, हाइड्रोजन को त्यागना ये क्या है, तो ये क्या है, ऑक्सीकरण। और साथियों जिस तत्व का या जिस यौगिक में हम हाइड्रोजन को त्याग देंगे उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो देखते हैं यहां पर ऑप्शन, पहला ऑप्शन है ऑक्सीकृत होगा, तो बिल्कुल साथियों हाइड्रोजन का त्याग क्या है, ऑक्सीकृत ही कहलाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, यहां पर देखिए जो हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है कि NaOH के 1 मिलियन की 5 ml मात्रा, साथियों जो क्षार है वो 5 ml मात्रा में लिया गया है, 5 मिलीलीटर, और साथ में HCl के एक दिए गए विकल्प में 5 ml द्वारा उसे पूर्णतः उदासीन कर दिया गया है। अब यहां पर होता क्या है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, हम अम्ल और क्षार की मात्रा को लेते हैं, तो जब अम्ल और क्षार की मात्रा को लेंगे समान मात्रा में तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, उदासीनीकरण प्रक्रिया। तो यहां पर देखिए हमने 5 ml NaOH लिए, 5 ml HCl लिए, तो दोनों उदासीन हो गए। आगे कहा गया है कि यदि NaOH की हम उस विलयन में 10 ml मात्रा लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो इसे उदासीन करने के लिए कितने HCl चाहिए, तो साथियों जितना हमने NaOH लिए हैं तो उसको उदासीन करने के लिए उतने ही मात्रा में हमें क्या चाहिए, अम्ल चाहिए। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, 10 ml। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है। फिर से साथियों प्रजनन से संबंधित क्वेश्चन आ गया। अब क्या होता है, तो देखिए मानव मादा में गलत कथन पूछा गया है साथियों, क्या पूछा गया है, गलत कथन पूछा गया है कि मानव मादा में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होता है। साथियों बिल्कुल गलत है, यही ऑप्शन हमारा, मानव मादा में अंडाणु का निषेचन, साथियों अंडाणु का निषेचन कहां,
स्पर्म और ओवम अर्थात शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे तब निषेचन होता है और गर्भाशय में होता है, बोल रहा है यहां नहीं साथियों। दरअसल जो अंडाणु और शुक्राणु है इनका निषेचन कहां होगा, तो निषेचन होता है साथियों फेलोपियन ट्यूब अर्थात डिंब वाहिनी नलिका में। अब यहां पर देखिए कुछ बताते हैं आप लोगों को इससे संबंधित फैक्ट। जो शुक्राणु होता है, ये शुक्राणु जो होता है ये नर में पाया जाने वाला, नर में पाया जाता है। ये कहां पाया जाता है, नर में पाया जाता है। जो अंडाणु है, अंडाणु ये कहां पाया जाता है, तो ये मादा में। अब ये जब दोनों साथी मिलते हैं, जब दोनों मिलेंगे तो ये क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये जाइगोट। अब इस जाइगोट को कहा जाता है युग्म नज। अब यहां पर निषेचन की बात आई तो अंडाणु और शुक्राणु का मिलना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन। अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि निषेचन का दूसरा नाम क्या है साथियों, तो निषेचन का जो दूसरा नाम होता है इसे क्या कहा जाता है, सिनगेमी। और इस सिनगेमी को कहेंगे हम युग्मक संलयन। क्या कहते हैं, युग्मक संलयन, युग्मक संलयन। और ये जो जहां पर दोनों निषेचन होता है वो किस भाग को क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब अर्थात डिंब वाहिनी नलिका। अब ये डिंब वाहिनी नलिका कहाँ है, तो ये मादा शरीर में पाया जाता है, मादा शरीर के श्रोणि गुहा में पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन और कि मानव मादा में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होता है साथियों। गर्भाशय में नहीं होता, बल्कि गर्भाशय में तो बच्चे का विकास होता है। अमीबा में 2 कोशिकाओं की विभाजन किसी भी तल में होता है साथियों। तो मान लीजिए अमीबा है, अब एक अमीबा से साथियों 2 अमीबा जब बनेगा या 3 अमीबा जब बनेगा तो इसमें जो विभाजन होगा किसी भी तल से होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। शुक्राशय मानव नरों में पाई जाने वाली एक ग्रंथि है, बिल्कुल सत्य है। और पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं होता। तो साथियों पुनर्जनन तो क्या है, एक अलैंगिक जनन है। पुनर्जनन एक अलैंगिक जनन है। ये जो पुनर्जनन होता है वो कहां पर होता है, रीजनरेशन। तो हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है साथियों पुनर्जनन, याद रखिएगा। यहां पर बढ़ते हैं हम आगे। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल और गैस कारक को पार नहीं कर पाती, इसकी कौन सी कोशिकाओं में इसे पाया जाता है। तो देखते हैं यहां पर जो जल और गैस, जो साथियों पेड़ होते हैं, पेड़ या फिर पौधे, यहां पर जो जल और गैस का ह्रास रोकने के लिए पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है, एक सुबेरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है साथियों, सुबेरिन। ये सुबेरिन करता क्या है, तो जल और गैस को पेड़ से या फिर पौधे से निकलने में क्या करता है, निकलने से रोकता है। ये सुबेरिन पदार्थ जो होता है ये निकलने से रोकता है। इसके बाद सुबेरिन हमारा सही आंसर होगा साथियों। अब जो लिग्निन होता है, ये लिग्निन क्या करता है, तो पेड़ पौधों को कठोर बनाता है। पेड़ पौधों को क्या करता है, ये कठोर बनाता है। और कठोर बनाता है अर्थात इसके स्केलेटन भाग अर्थात कंकाल भाग को क्या करता है, ये कठोर करता है। कंकाली भाग को क्या करता है, कठोर करता है। और सेलुलोज क्या होता है, तो सेलुलोज जो पादपों की कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज का बना होता है। साथ में सेलुलोज से करते क्या है, तो सेलुलोज से हमारा कैप्सूल का बाहरी आवरण बनाया जाता है। सेलुलोज से भी साथ में कागज के पीलेपन के लिए जिम्मेदार होता है सेलुलोज। और सेलुलोज क्या है, तो सेलुलोज जो होता है हमारा पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है साथियों। बढ़ते हैं यहां पर आगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 और साथ में 10H2O होता है हमारे धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। तो इसे कहेंगे सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो हमारा सही उत्तर होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बढ़ते हैं आगे, देखिए और याद रखना जो सोडियम कार्बोनेट है इसका उपयोग कहां करते हैं, तो उद्योगों में करते हैं, कागज उद्योग में करते हैं, कांच उद्योगों में करते हैं। साथ में जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है सोडियम का। और इसका उपयोग और कहां करते हैं, तो अपमार्जक के रूप में भी साथियों इसका उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं आगे, श्वास रंध्र में निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाए जाते हैं, तो श्वास रंध्र, जो श्वास रंध्र में पाया जाता है, तो यहां पर देखिए मनुष्य में क्या पाया जाता है, श्वास लेने के लिए तो लंग्स होता है साथियों, श्वसन अंग। मछली में क्या है, तो गिल्स या फिर गलफड़े कहते हैं इसे, गलफड़े। और जो तिलचट्टा होता है साथियों, और जो केचुआ होता है, केचुआ तो त्वचा के द्वारा श्वास ग्रहण करता है, जबकि जो तिलचट्टा होता है इसमें ही पाए जाते हैं श्वास रंध्र। क्या होता है इसमें, श्वास रंध्र, ट्रेकिया बोल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखिए
हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने से कौन रोकता है साथियों? तो मान लीजिए हमारा हृदय है, यहां पर इसे क्या कहते हैं हम? सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। अब इस साइड साथियों अशुद्ध रक्त होता है, इस साइड कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त, और ये हमारा राइट भाग होता है। इस साइड होता है साथियों शुद्ध रक्त। यहाँ क्या होता है? शुद्ध रक्त, और ये हमारा लेफ्ट पार्ट होता है। हमारे जो दीवार है इसमें 4 कपाट पाई जाती है, यहाँ पर 4 कपाट, अभी यहाँ पर 2 दिखाया गया साथियों, और पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर आप लोग को याद रखना है जो लेफ्ट पार्ट है राइट पार्ट है, दोनों को मिलने से कौन रोक रहा है? तो ये सेप्टम भाग होता है, जो क्या करता है? हमारे शुद्ध और अशुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को मिलने से रोकता है। तो यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने से कौन रोकता है? तो कक्षों के बीच की भित्ति। कौन साथियों? कक्षों के बीच की भित्ति। यहां पर देखिए ये हम इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं आलिंद और इसे कहते हैं निलय। इसे भी कहते हैं आलिंद और इसे कहते हैं निलय। यहाँ जो कपाट होता है इस कपाट को कहते हैं द्विवल्नी कपाट या माइट्रिल कपाट। माइट्रिल कपाट कहते हैं, जबकि जो दाया भाग वाला होता है इसे कहा जाता है साथियों त्रिवल्नी कपाट। क्या कहते हैं? त्रिवल्नी कपाट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखते हैं हमारा 13वां क्वेश्चन में क्या है? संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए गलत क्रम की पहचान कीजिए। क्या करना है साथियों? गलत क्रम के लिए पहचान करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होते क्या है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? किसी भी तत्व के बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं हम? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखते हैं हमारा पहला ऑप्शन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का साथियों परमाणु जो क्रमांक होता है 13 होता है। तो इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2, 2, 8 और 3। उसके बाद जो फास्फोरस है इसका परमाणु क्रमांक होता है 15, तो 2, 8 और उसके बाद 5। उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन का होता है साथियों 14, तो इसमें कितना हो जाएगा? 2, 8 और 4। उसके बाद दिया है सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, तो 2, 8 और 6। और उसके बाद दिया है साथियों क्लोरीन, तो इसका होता है 17, 2, 8 और 7। तो यहां पर देखिए मिलाइए इसमें कि क्या कहा गया? गलत क्रम का पहचान कीजिए। तो यहां पर देखिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से ज्यादा फास्फोरस में संयोजी इलेक्ट्रॉन है के साथ ही देखो एल्यूमिनियम से ज्यादा फास्फोरस में है, तो बिल्कुल है भाई, चलो मान लिए। उसके बाद सिलिकॉन में है क्या? उसके बाद साथियों सिलिकॉन में नहीं है, तो हमारा तो ऑप्शन यही गलत हो गया ना, क्योंकि एल्यूमिनियम से ज्यादा तो फास्फोरस में है लेकिन फास्फोरस से ज्यादा सिलिकॉन में नहीं है। फास्फोरस के अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, जबकि सिलिकॉन के अंतिम कोष में साथियों 4 इलेक्ट्रॉन है। तो गलत कथन की पहचान कीजिए, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन सही है साथियों, आप टेस्ट कर लीजिएगा। देखते हैं, बढ़ते हैं आगे कि एक प्रकाश किरण वायु माध्यम से जल माध्यम में इस प्रकार से जाती है कि आपतन कोण x डिग्री है और अपवर्तन कोण y डिग्री है, तो अनुपात sin y बटे sin x का मान ज्ञात कीजिए। साथियों क्वेश्चन लाजवाब है, देखते हैं इसका आंसर। अब देखिए एक प्रकाश किरण है वायु माध्यम से जल माध्यम में प्रवेश करती है, तो बनाइए, चलिए देखते हैं। ये क्या हो गया? सीमा। इसे कहते हैं हम इंटरफेस। इसे क्या कहेंगे? इंटरफेस। अब यहां पर खींच लेते हैं एक अभिलंब। अब क्या कहा गया कि एक प्रकाश किरण है जो वायु माध्यम से, इधर मान लेते हैं साथियों विरल माध्यम। अब यहां से प्रकाश किरण प्रवेश किया, अब जल माध्यम में प्रवेश करती है, तो हम जानते हैं कि प्रकाश किरण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसे जाना कहां था साथियों? इस साइड जाना था, पर झुक गया थोड़ा। तो देखिए अब हम जानते हैं कि जो आई होता है अर्थात आपतन कोण का मान जो होता है वो परावर्तन कोण के मान से ज्यादा होता है। यहाँ पर आई और ये क्या हो गया? आर। बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। इस प्रकार की जाती है कि आपतन कोण x डिग्री है, यहाँ पर आपतन कोण का मान जो दिया है x डिग्री है, जबकि अपवर्तन कोण का मान कितना है? तो y डिग्री है। चलिए अब हमें मान दिया गया है अपवर्तनांक जल का 1.3 और हम जानते हैं जो वायु का अपवर्तनांक होता है कितना होता है? 1, अर्थात विरल माध्यम में मान होगा 1। तो यहां पर साथियों स्नेल का नियम लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं यहां पर क्या होता है। स्नेल का जो नियम कहता है जो विरल माध्यम में वायु का अपवर्तनांक उनके साथ जो डिग्री है उसका गुना, उसके बाद में
वायु का अपवर्तनांक, उसके बाद सघन माध्यम में वायु का अपवर्तनांक, और उसके साथ में वहां पर जो कोण का गुना। तो देखते हैं साथियों, यहां पर पूछा गया है साइन वाई बटे साइन एक्स। तो साथियों बस मान रख दीजिए भाई। म्यू आई का मान हमें पता है कि कितना होता है, 1 होता है। म्यू आर का मान हमें दिया है, यहां पर जल का अपवर्तनांक कितना है, 1.3। और पूछा गया है साइन वाई अपान साइन एक्स। तो देखो यहां पर साइन वाई अपान साइन एक्स, तो यहां पर हम इसे ले जाते हैं साथियों यहां पर, तो कितना हो जाएगा, 1/1.3। ठीक है साथियों, इसका मान जो है नीचे में आ जाएगा, तो आप बराबर लगा लीजिएगा, इसने ला इसे में आ जाएगा हमारा आंसर 1/1.3। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, इस प्रकार ऑप्शन ये होगा। ठीक है साथियों, यहां पर मैं फिर से बचाना चाहूंगा, जो आप कुछ ना कीजिए, आप बस इतना कीजिए कि यहां पर अपवर्तनांक के साथ इस आपतन कोण का मान का क्या करना है, गुना करना है, और यहां पर अपवर्तनांक के साथ इस परावर्तन कोण के मान का गुना करना है, दोनों को इक्वल कर देना, और जो पूछा गया है वो मान निकल जाएगा। और यहां पर एक चीज ध्यान रखना होगा, जो वायु का अपवर्तनांक होता है हमेशा 1 लेना है, और जल का ऑलरेडी दिया है साथियों। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, जब चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति के बीच कोण खालिस्तान होती है, तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, साथियों फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम हो या फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम हो, हमेशा ये चीज याद रखना कि ये जो उंगली होंगे हमारा तर्जनी और मध्यवर्ती और अंगूठा, हमेशा साथियों ये क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे, अर्थात 90 डिग्री पर होंगे। साथ में जो अगर चालक की गति पूछा जाए, तो चालक की गति या फिर बल की दिशा जो डिनोट करेगा हमेशा कौन करेगा, हमारा अंगूठा। जो तर्जनी है ये हमेशा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा, और जो मध्यवर्ती फिंगर है ये हमेशा क्या करेगा, धारा की दिशा को दर्शाएगा। तो साथियों यहां पर हमारा सही उत्तर क्या होगा, तीनों फिंगर को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के लंबवत रखते हैं, लंबवत मान यानी कि 90 डिग्री। बढ़ते हैं आगे, निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे अधिकतम होगा। तो साथियों सबसे अधिक जो क्वथनांक है वो किसका होगा, तो सबसे अधिक जो क्वथनांक है ये मीथेन है। इस मीथेन तो ये गैस हुआ, तो इसका क्वथनांक तो सबसे अधिक हो ही नहीं सकता। एथेनॉल का होता है साथियों, एथेनॉल का होता है 78 डिग्री सेल्सियस। अब जो एसिटिक अम्ल होता है यही हमारा सही उत्तर होगा। एसिटिक अम्ल का अपवर्तन जो क्वथनांक है वो सर्वाधिक होता है, शायद साथियों 118 डिग्री सेल्सियस होता है, आप देख लीजिएगा एक बार। अब जो क्लोरोफॉर्म होता है इसका जो फार्मूला होता है CH3Cl3 एसिटिक अम्ल का जो फार्मूला होता है क्या होता है साथियों, एसिटिक अम्ल का जो फार्मूला होता है CH3COOH। साथ में इसका यूज कहां करते हैं, तो सिरका बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, और इस एसिटिक अम्ल को ही हम एथेनोइक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा साथियों एसिटिक अम्ल। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो साथियों प्रतिरोधकता जो है पदार्थ की प्रकृति पर और साथ में तापमान पर, वह तापमान पर निर्भर करती है। तो ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होती है। तो बिल्कुल साथियों अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होती है, अर्थात उस पर निर्भर नहीं करता। तो ये बिल्कुल सत्य है, हमारा ऑप्शन ए और बी सही होगा। जो पदार्थ की प्रकृति है उसके ऊपर निर्भर करता है प्रतिरोधकता, साथ में उस तापमान पर। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। परावर्तन के नियम इनमें से किस दर्पण के लिए सत्य है। तो याद रखना, अब परावर्तन का नियम क्या है, जहां जहां उस प्रकाश किरण को परावर्तित पृष्ठ मिल जाए वहां पर क्या होगा, परावर्तन का नियम लागू होगा। तो साथ ही वो चाहे कोई भी दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो और समतल दर्पण हो, यहां पर हमेशा उसको परावर्तक पृष्ठ मिलेंगे। तो ये तीनों पर लागू होता है। यहां पर हमारा सही उत्तर क्या होगा, ए, बी और सी तीनों। बढ़ते हैं आगे। एक बार चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निर्देशित करती है। तो देखिए ये हमारा चुंबक हुआ, ये हमारा एन पार्ट हुआ, ये हमारा एस पार्ट हुआ। तो ये क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है, चुंबक के अंदर क्या कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है, तो साथ ही हमको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करती है, तो नॉर्थ से निकलती है और साउथ की ओर जाती है। किस प्रकार, साउथ की ओर जाती है। और यहां पर क्या होता है, यहां पर जो होगा साथियों
अंदर में क्या होगा, तो चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो साउथ से नॉर्थ की ओर गति करती है। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चुंबक के अंदर, जबकि चुंबक के बाहर क्या है, तो उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। बढ़ते हैं आगे। गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v के बीच सही संबंध बनाइए। देखते हैं यहां पर हमें मालूम है, हमें क्या मालूम है कि 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/u प्लस 1/v। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमें जो ऑप्शन दिया गया है साथियों, आर के रूप में दिया गया है। आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है। अब हम यहां ये जानते हैं जो एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या है, आधा होता है। तो इस स्थिति में जो आर का एफ का मान हम क्या रखेंगे, यहां पर r/2 रखेंगे। तो देखते हैं 1/f में वो हो जाएगा r/2 इज इक्वल टू, इसका आप एलसीएम ले लीजिए तो uv हो जाएगा, साथ में v प्लस u हो जाएगा। अब ये चला जाएगा ऊपर, तो 2/r इज इक्वल टू u प्लस v बटे u v। अब देखते हैं यहां पर है ऑप्शन, तो साथियों जो हमारा पहला ऑप्शन है 2uv बटे u प्लस v, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, r बराबर 2uv अपान u प्लस v। साथियों यहां पर मान निकालोगे तो ये सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले, फिर से साथियों आ गए स्नेल के नियम से क्वेश्चन कि जो इंटरफेस है, देखिए जो बोला है वो बनाएंगे कि एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर 45 डिग्री के, साथियों देखिए यहां पर हो गया हमारा क्या, अभिलंब। आपतन कोण ने प्रवेश किया और आपतन कोण का मान दे दिया यहां पर 45 डिग्री, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान, यहां पर जो अपवर्तन कोण का मान है इसको जाना था साथियों, इस साइड पर ये थोड़ा सा झुक गया। यहां पर अपवर्तन कोण का मान कितना है, 30 डिग्री। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, स्नेल लॉ लगाइए साथियों। देखते हैं स्नेल लॉ लगाकर, तो μ1 sin i बराबर μ2 sin r, रख दीजिए साथियों मान। इसमें क्या पूछा गया है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो पहले दूसरे का पूछा गया है, तो μ2 अपान μ1, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो क्या हो जाएगा, μ2 अपान μ1 में साथियों साइन i बटे साइन r हो जाएगा। साथियों सही लिखे कि नहीं देख लीजिए, μ2 अपान μ1 साथियों μ1 नीचे चला गया, अब जो साइन i बटे साइन r हो गया, बिल्कुल है। तो मान रख दीजिए ना, मान रखने में क्या है, साइन i तो साइन 45, i का मान कितना दिया है 45, साइन 45 का मान कितना होता है साथियों, 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/√2 इंटू साइन r, मतलब कि साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो साथियों ऊपर चला जाएगा 2/√2। तो यहां पर इस 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, बटे में √2 है, तो 1√2 से 1√2 कट गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा √2, अर्थात √2 हमारा सही मान हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहां पर भी हमने स्नेल लगाया था, देखिए कैसे लगाए, μ1 यानी कि पहला माध्यम, μ1 के साथ आपतन कोण और बराबर μ2 के साथ अपवर्तन कोण, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसको मान लिए μ1, इसको मान लिए μ2, दोनों का गुना करके दोनों को बराबर कर लिए और जो पूछा वो बता दीजिए। बता देखते हैं आगे। C6H10 यौगिक का अगला समजातीय श्रेणी क्या होगा, साथियों यहां पर C6H10, ये जो है C6H10 यहां पर साथियों गलत लिखा गया, क्योंकि ऑप्शन में तो ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा है भाई। दरअसल वो क्या है, C6H10 तो CnH2n-2 एल्काइन है। देखते हैं भाई, C6H12 यानी कि 12 - 2 कितना हो गया, 10 हो गया। हाँ तो सही है भाई। तो इसका अगला सदस्य क्या हो जाएगा, अगला सदस्य होगा साथियों
C7H12 है ऑप्शन में, तो बिल्कुल ये साथियों क्या है, तो इसको बोलते हैं हम हेक्साइन और इसको बोलते हैं हेप्टाइन। ठीक है साथियों, ये हो जाएगा हमारा आंसर सही। देखिए 21 समूह ग्रुप का सदस्य है तो एल्काइन समूह। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्रमशः 20 वोल्ट 20 और 30 ओम के दो प्रतिरोध R1 और R2 लिया गया है, तो बना लीजिए साथियों, यहां पर एक हो गया कितना 20 ओम और दूसरा क्या हो गया 30 ओम के दो प्रतिरोध लिया गया है। एक 15 वोल्ट बैटरी के स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिए साथियों इनको, और ये कितना वोल्ट के बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, तो 15 वोल्ट के साथ। ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो R2 में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है साथियों। यहां पर जो R2 है इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, धारा का मान। तो धारा का मान I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R इक्विवेलेंट। क्या हो जाएगा, V अपान R इक्विवेलेंट। तो I में देखिए क्या हो जाएगा, V कितना दिया है 15 और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो 30 और 20 50, ये हो जाएंगे कितना 50। ठीक है साथियों, अब यहां पर ऑप्शन में कोई गड़बड़ी है, 20 और 30 के दो प्रतिरोध, तो V अपान R इक्विवेलेंट और हमारा हो गया 15 वोल्ट। बिल्कुल सही है भाई, श्रेणी क्रम में जो धारा है वो समान प्रवाहित होगी, और यहां पर पूछा गया है कि R2 में प्रवाहित धारा का मान, तो चूंकि श्रेणी क्रम में है इसलिए दोनों में तो धारा प्रवाहित समान ही होगी। तो देखते हैं भाई, I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R R इक्विवेलेंट। तो ऑप्शन तो साथियों ऐसा कुछ है ही नहीं है, यहां पर गलत है ऑप्शन। ठीक है, I बराबर कितना हो जाएगा, देखिए काटिए, 3 5 5 3 15 और 5 दहम 10, 0.3 होना चाहिए। यहाँ पर 0.3 है कि तो पता नहीं, यही हमारा आंसर होना चाहिए, पॉइंट शायद ऑप्शन में गलत होगा। ठीक है, यही तो निकालेंगे साथियों, क्योंकि श्रेणी क्रम में तो धारा जो प्रवाहित होगी समान ही होगी भाई, है ना। तो R2 में प्रवाहित धारा, क्योंकि श्रेणी क्रम में हमेशा धारा प्रवाहित समान होती है, तो हमारा सही उत्तर 0.3 होगा। ठीक है, देखते हैं, 5 3 15 5 दहम 10 और 0.3, तो साथियों आंसर हमारा क्या होगा, 3 होगा, 0.3। देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कथन आयनिक यौगिकों के लिए सत्य नहीं है, सत्य नहीं है आयनिक यौगिकों के लिए। तो आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं साथियों, यही हमारा ऑप्शन गलत है। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। ये गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि उनके बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। दूसरा ऑप्शन है आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़े में टूट जाते हैं, तो ये भी सही है। धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और कुछ हद तक कठोर होते हैं, और कठोर होते हैं ठोस होते हैं, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। यहां पर कहा गया है निम्न होता है, और क्या कहा गया है कि आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, जैसे कि साथियों आयनिक यौगिक अर्थात NaCl, जब इनको हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस आयन में टूट जाएंगे, तो इनमें बिल्कुल विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो हमारा जो इसमें गलत कथन सही नहीं है पूछा है, तो हमारा कौन सा है, केवल एक ही सही नहीं है, बाकी सब सत्य है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा जो 25 क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो बना लीजिए उत्तल दर्पण इस प्रकार, और यहां पर बाहर में हमने क्या किया, लेप कर दिए, और जो इसका जो दर्पण होगा तो इसका गोला वाला भाग साइड इस साइड होगा साथियों। हम जानते हैं कि जो इस साइड वाला पार्ट होता है ये हमेशा धनात्मक होता है, और ये उत्तल दर्पण है, इसलिए इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, हमेशा धनात्मक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए। जबकि अवतल दर्पण क्या होता है, तो अवतल दर्पण इस प्रकार बनाते हैं, और ये किसका पार्ट होता है, इस प्रकार पार्ट होगा। तो यहां से जब मुख्य अक्ष गुजरेगा तो ये वाला पार्ट हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, जबकि इस पार्ट को हमेशा धनात्मक लेते हैं। तो साथियों टॉप 25 क्वेश्चन हमारा यहाँ पर खत्म होता है। तो आप लोगों को अगर से अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।